हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज पढ़ते हैं हम मूल अनुपाती और आणविक सूत्र। मूल अनुपाती और आणविक सूत्र के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं एम्पेरिकल एंड द मोलिकुलर फॉर्मूला। और हम सीखेंगे कि अणुसूत्र किसे कहते हैं। हम पढ़ेंगे पहले अणुसूत्र के बारे में कि अणुओं को प्रतीकों द्वारा निरूपित करने पर प्राप्त होने वाले व्यंजक को हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। और रासायनिक सूत्र का दूसरा नाम आणविक सूत्र भी है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अणुओं को प्रतीकों द्वारा निरूपित करने पर प्राप्त होने वाले व्यंजक को हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। और रासायनिक सूत्र का दूसरा नाम आणविक सूत्र भी है। यानी ये हमने पढ़ा कि आणविक सूत्र किसे कहते हैं या हम रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा थी। अब मैं बताने जा रहा हूँ अणु के बारे में कि अणु किसे कहते हैं। जैसे हमें पता है कि दो समान तत्वों को या दो असमान तत्वों को आपस में मिलाने पर प्राप्त होने वाले पदार्थ अणु कहलाते हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल द्वारा समझा रहा हूँ। देखो, यहाँ n है, यहाँ भी n है, समान प्रकार के हैं, समान प्रकार के तत्व में आपस में क्रिया कर रहे हैं और अणु बना रहे हैं। N2 एक अणु है, यानी है यहाँ n का परमाणु था नाइट्रोजन का, यहाँ भी नाइट्रोजन का परमाणु था, दोनों आपस में मिले तो यहाँ बनाया नाइट्रोजन का परमाणु अणु। यहाँ परमाणु थे तो यहाँ अणु बन चुका है, तो हम इसे कहेंगे ये नाइट्रोजन का एक अणु है, जिसका रासायनिक सूत्र कितना N2 है। तो मैं इन तीन एग्जाम्पल द्वारा, 1 2 3 एग्जाम्पल के द्वारा आपको अणुओं के बारे में बता रहा हूँ कि अणुओं का निर्माण परमाणु की सहायता से कैसे किया जाता है। जैसे कि हमने सीखा नाइट्रोजन के परमाणु द्वारा अणु किस प्रकार बनता है। और अब हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन के बारे में। देखिए, यहाँ O जो है ये ऑक्सीजन का परमाणु है, ये भी ऑक्सीजन का परमाणु है। दोनों ही ऑक्सीजन के परमाणु ने आपस में क्रिया करी, यानी दोनों समान तत्व थे। और दोनों ही जब समान तत्व आपस में क्रिया करेंगे तो ऑक्सीजन का एक अणु बनाएंगे, जो कि O2 बनेगा। और O2 ही ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है, O2। अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 की। तो आप इसमें देख रहे होंगे दोनों जो तत्व हैं दोनों भिन्न प्रकार के हैं, यानी अलग अलग है। इसमें N2 है एक, इसमें 3H2 है, 3H2, यानी एक अणु नाइट्रोजन का है और 3 अणु हाइड्रोजन के हैं। बात समझ रहे हो मेरी। N2 का एक अणु है, 3 अणु हाइड्रोजन के हैं। जब N2 का एक अणु और हाइड्रोजन के 3 अणु से आपस में क्रिया करता है तो अमोनिया बनाता है, अमोनिया के 2 अणु को बनाता है। तो इसमें जो अमोनिया है NH3 है, यही अमोनिया का रासायनिक सूत्र है। तो अब हम पढ़ते हैं, ये थे हमारे आणविक सूत्र किसे कहते हैं, रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं और अणु किसे कहते हैं, और अणुओं के कुछ एग्जाम्पल थे जो हमने पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं आगे। हमारा जैसा टॉपिक है मूल अनुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। तो हम दोनों के बारे में समझ जानेंगे कि दोनों में आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। जैसे कि आणविक सूत्र यदि मुझे निकालना है, तो मुझे मूल अनुपाती सूत्र पता हो जाना चाहिए। यदि मेरे पास मूल अनुपाती सूत्र है तो मैं n की मल्टीप्लाई करके मैं आणविक सूत्र निकाल सकता हूँ। जबकि n क्या है, n है उभयनिष्ठ गुणांक, इसे बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणांक। गुणक बोल दो या गुणांक बोल दो, ये उभयनिष्ठ गुणक है, जिसका मान क्या होता है 1 2 3 4 5 6 आदि हो सकता है। इसे बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणक n को। यदि मुझे एक बार दोबारा देख लें कि यदि मुझे आणविक सूत्र निकालना है तो मुझे मूल अनुपाती सूत्र में से मूल अनुपाती सूत्र की मल्टीप्लाई n से करनी होगी। और जैसे ही मैं मूल अनुपाती सूत्र की मल्टीप्लाई n से करता हूँ तो मेरे पास आणविक सूत्र आ जाता है। लेकिन मुझे अब n क्या है, मुझे निकालना पड़ता है n होता है, n का मान 1 2 3 4 5 आदि हो सकता है। और n को बोलते हैं आणविक गुणक, आणविक नहीं उभयनिष्ठ गुणक, उभयनिष्ठ गुणक बोलते हैं। अब हम इस टेबल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि दोनों में संबंध क्या है, मूल अनुपाती सूत्र और आणविक सूत्र में संबंध है। देखिए, जैसे हमारे पास बेंजीन है,
तो बेंजीन का जो मूल अनुपात सूत्र है वो CH है, और बेंजीन का जी आणविक सूत्र निकालने, तो आणविक सूत्र निकालने के लिए मुझे N की जरूरत पड़ेगी। यदि मैं N6 रखता हूँ, यदि उभयनिष्ठ गुणक 6 है, तो इस 6 की मल्टीप्लाई आप इसमें करें, C में भी करें, H में भी करें, तो C6H6 हो जाएगा। तो जो C6H6 प्राप्त हुआ है वही इसका आणविक सूत्र होगा। यानी N का मान मूल अनुपात सूत्र में रखने पर, N की गुणा मूल अनुपात सूत्र से करने पर मुझे आणविक सूत्र प्राप्त होता है, जो कि मेरा फॉर्मूला था, सूत्र था। ध्यान दें कि यदि मुझे आणविक सूत्र निकालना है तो मैं मूल अनुपात सूत्र की मल्टीप्लाई N से कर देता हूँ, यानी 6 से कर देता हूँ। तो N यानी 6 की मल्टीप्लाई आप जब मूल अनुपात सूत्र से करेंगे तो आणविक सूत्र को प्राप्त कर लिया जाएगा। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल है, इसका मूल अनुपात सूत्र ये है CH2O, और इसका जो N का मान है वो 2 है। इस N के मान की N का जो मान है 2, इसकी मल्टीप्लाई आप मूल अनुपात सूत्र से कर दें तो आप आणविक सूत्र निकाल पाओगे। जैसे कि N का मान यहाँ रखे दो तो C2 या 4 हो जाएगा और यहाँ O2 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा आपका CH3COOH भाई C के 2, एक C ये रहा, एक C ये रहा, 2 C हो जाएंगे। H के 4 3 ये रहा और 1 ये रहा, और O के 2 डबल बॉन्ड ये रहा। तो इस प्रकार इसको इस रूप में ले आएंगे जो कि एक एसिटिक अम्ल का रूप होगा। इसी प्रकार ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मूल अनुपात सूत्र ये तो होता है CH2O होता है, और इसमें हम रख रहे हैं N की जगह 6, N के स्थान पर 6 रखेंगे तो N की मल्टीप्लाई आप इसमें कर देना मूल अनुपात सूत्र में, तो आणविक सूत्र निकल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा C6H12O6, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज होगा। इसी प्रकार अमोनिया है, अमोनिया का जो मूल अनुपात सूत्र है NH3 है, और यदि N की जगह 1 रख दें तो आपको NH3 प्राप्त होगा। यानी इससे पता लगता है कि अमोनिया का मूल अनुपात सूत्र और आणविक सूत्र दोनों सेम होते हैं। अब आगे चलते हैं। जैसे कि अब हम पढ़ रहे हैं मूल अनुपाती सूत्र और आणविक सूत्र ज्ञात करना। अब तक तो हमने केवल संबंध जाना है कि दोनों में क्या संबंध है, अब हम निकालना सीख रहे हैं कि मूल अनुपात सूत्र पता होने पर आणविक सूत्रों को किस प्रकार निकाल पाएंगे। जैसे कोई एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें एग्जाम्पल के द्वारा समझ रहे हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से दोनों को समझाया जा रहा है। देखिए, एक यौगिक में 42.391 इतने परसेंट तो के है, मतलब पोटेशियम है, इतने परसेंट Fe है, यानी के की परसेंटेज इतनी है उस यौगिक के अंदर, और उसी यौगिक में Fe की जो परसेंटेज है वो इतनी है, कार्बन की जो परसेंटेज है वो इतनी है, और नाइट्रोजन की परसेंटेज जो है, नाइट्रोजन की परसेंटेज इतनी है। यानी हमारे पास 4 तत्व हैं, चारों तत्वों को मिलाने पर एक यौगिक बनाया गया है, और उस यौगिक के अंदर जो चारों तत्व हैं उनकी परसेंटेज यानी प्रतिशतता पता है। इसके बाद यौगिक का आणविक द्रव्यमान भी हमारे पास है। जो यौगिक है उसका आणविक हमारे पास दिया हुआ है 368 U जो है मात्रक है आणविक द्रव्यमान का, तो हमारे पास 368 है। अब है यौगिक का आणविक सूत्र निकालना, तो वो करा है कि यदि इतना हो आणविक द्रव्यमान तो यौगिक का आणविक सूत्र याद कीजिए, यौगिक का आणविक सूत्र याद कीजिए। तो हम पढ़ते हैं इसे, एक टेबल देखें ध्यान से, और जबकि इसमें पोटेशियम का भार भी दे रखा है, Fe का भार भी दिया हुआ है, कार्बन का भार भी दिया हुआ है, और नाइट्रोजन का भार भी दिया हुआ है। चारों तत्वों के भार भी पता है, चारों तत्वों की प्रतिशतता भी पता। तो हम एक टेबल तैयार करते हैं इस प्रकार की। पहले लिखेंगे तत्व जो हमें तत्व पता है, फिर हम लिखेंगे प्रतिशतता जो कि 1 है, फिर लिखेंगे उन तत्वों के परमाणु भार जो कि पता है, मतलब दे रखे हैं। इसी प्रकार फिर हम लिखेंगे प्रतिशतता बटे परमाणु भार, उन तत्वों की प्रतिशतता और उन तत्वों के परमाणु भार, और इसके बाद सरलतम और अनुपात जो अनुपात बनेगा, और फिर लिखेंगे सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात। तो ये टेबल के जो ये हेडिंग है इन्हें याद रख लें। तो जैसे कि मैं पहले करता हूँ, पोटेशियम उसकी प्रतिशतता हमें पता है, क्वेश्चन से लिख लेंगे, Fe की भी क्वेश्चन से लिख लेंगे, कार्बन की प्रतिशतता लिख लेंगे, और नाइट्रोजन की भी प्रतिशतता लिख लेंगे। यानी चारों तत्वों की प्रतिशतता क्वेश्चन को देखकर लिख ली जाएगी। अब बात करेंगे परमाणु भार की। सभी के परमाणु भार भी देखो ये रखे गिवन है, दे रखे हैं। पोटेशियम का परमाणु जो भार है वो 39 है,
Fe का जो परमाणु भार है वो 56 है, कार्बन का परमाणु भार 12 है और नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है। तो अब हम एक देखते हैं मान रखकर कि प्रतिशतता बटे परमाणु भार। इस टेबल के माध्यम में जो हेडिंग है प्रतिशतता बटे परमाणु भार, प्रतिशतता ऊपर रखें और नीचे लिखे परमाणु भार और दोनों को सॉल्व कर लें। ऊपर तत्व की प्रतिशतता और नीचे तत्व का परमाणु भार लिखकर उसे सॉल्व करें सभी को। तो इसकी वैल्यू जो आई है वो इतनी आती है 1.0876, या ये पोटेशियम की सॉल्व करने के बाद, और 0.2717 ये Fe की आई है, और 1.630 ये कार्बन की है, और 1.630 ये नाइट्रोजन की है। इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि दोनों के जो प्रतिशत आई है सभी की वो इतनी आई है। अब हम देखते हैं कि सब में से सबसे कम, इन सभी में से सबसे कम प्रतिशतता किसकी है। उसी कम प्रतिशतता को से हम सभी को भाग देते हैं। जैसे कि इनमें सबसे कम जो है वो 0.271 है, तो इसी से सभी को बारी बारी से भाग देते हैं। आप ध्यान से सुने कि पहले तो देखना कि सब में से कम, सबसे कम कौन सी है। इन सभी में से सबसे कम कौन सी आई है, तो वो पाई गई 0.217। तो जो संख्या सबसे छोटी है, जो डिजिट सबसे छोटी है, उस डिजिट को प्रत्येक से भाग देंगे, प्रत्येक को उस डिजिट से भाग देंगे, प्रत्येक को उस डिजिट से भाग देंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे पहले 1.087 जो थी, इसको भी हमने 0.271 से भाग दिया, सबसे छोटी संख्या से भाग दिया, फिर इसको स्वयं से भाग दिया, फिर इसको छोटी संख्या से भाग दिया। यानी ये छोटी संख्या सभी के अंडर में जाएगी, सभी को इसी डिजिट से भाग देंगे। इसको भी डिजिट से भाग देंगे, इसको भी खुद के इसी डिजिट से भाग देंगे, इसको भी इसी डिजिट से भाग देंगे, इसको भी इसी डिजिट से भाग देंगे। यानी इसी से सभी को भाग दिया जाएगा इनमें को। इसे बोलेंगे सरलतम अनुपात। तो भाग देने पर हमें कार्बन के मतलब इसके पोटेशियम की 4, Fe के 1, कार्बन के 6 और नाइट्रोजन के 6 मिलते हैं, यानी ये मान मिलते हैं। तो इसी को बोलते हैं, इसी मान को हम बोलते हैं जो प्राप्त हुआ है, इसे बोलते हैं सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात। जो हमें सोल्व करने के बाद संख्या प्राप्त हुई है उसी को बोलते हैं सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात। जैसे कि आपको दिख रहा हो 4, 1, 6, 6। तो इसको लिखते, इसी को बोलते हैं यौगिक का मूल अनुपातिक सूत्र K4FeCN6। तो ये हो गया आपका K4FeCN6 या K4FeC6N6, क्योंकि C का भी 6 है और N का भी 6 है। तो ये हो गया आपका मूल अनुपातिक सूत्र। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक मान तो मैंने निकाल लिया है, मूल अनुपातिक सूत्र निकाल लिया है गया, एक मान तो निकाल लिया गया है मूल अनुपातिक सूत्र का जो कितना है। अब बात करते हैं सेकंड की, आणविक सूत्र की गणना करते हैं। अब इसी के आणविक सूत्र की गणना करते हैं। तो मूल अनुपातिक सूत्र, इसे आप मूल अनुपातिक सूत्र भी कह सकते हो, इसी को आप मूल अनुपातिक सूत्र कह दीजिए या आणविक सूत्र कह दीजिए। तो सभी के भार हमें पता है, जैसे कि 4 कार्बन के हैं, 4 कार्बन के परमाणु में, जबकि परमाणु भार कितना है 39। तो 4 से 39 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, के निकल जाएंगे। Fe का परमाणु 1 है, उस 1 से Fe के परमाणु भार से मल्टीप्लाई कर लेंगे मतलब गुणा कर लेंगे, Fe के निकल जाएंगे। कार्बन के होते हैं 12 से 6 परमाणु है, 6 परमाणु की कार्बन के परमाणु भार से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो आपको दिखा रहा होगा, ये कार्बन के लिए है, इसी प्रकार ये नाइट्रोजन के लिए। यानी यहाँ पर पोटेशियम के प्लस फिर Fe के, फिर कार्बन के और फिर नाइट्रोजन के परमाणु भार निकाल लेंगे, परमाणु से गुणा करके परमाणु भार निकाल लेंगे। तो सभी का योग करें और इस का भार निकालने भार आया 368 U। जबकि ये हमें गिवन भी था, हमें क्या गिवन था, हमें आणविक द्रव्यमान दे रखा था। तो हमें निकालना है अब n का जो n जो निकलेगा वो क्या इस सूत्र से निकलेगा, आणविक द्रव्यमान बटे मूल अनुपातिक सूत्र भार, जो कि मैंने निकाला है 368। आणविक द्रव्यमान भी 368 दे रखा था, देखो दे रखा है इसमें, ये रखा आणविक द्रव्यमान, और जो हमने निकाला है मूल अनुपातिक सूत्र वो भी 368 ही है। यानी आणविक द्रव्यमान को मूल अनुपातिक सूत्र भार से डिवाइड करिए तो हमें मिलेगा n का मान मिल जाता है। तो ये n का मान हमारा बनाया। अब इस n के मान को ही आप, इस n के मान
की मल्टीप्लाई आप मूल अनुपात सूत्र से कर दें, जो कि हमारा देखो ये मूल अनुपात सूत्र है, इससे कर दें। n का मान 1 है और मूल अनुपात सूत्र का जो सूत्र है वो K4 एफिशिएंट 6 है, तो आपको K4 एफिशिएंट 6 ही प्राप्त होगा। K4 K के 4 F का 1 CN C के भी 6 है N के भी 6 है, तो इसे दोनों को कमांड लिख देंगे CN का होल 6 लिख देंगे इसको। तो इस प्रकार ये हमारा आ जाएगा आणविक सूत्र। देखो ये निकाल लिया मैंने आणविक सूत्र। आणविक सूत्र बराबर n गुना मूल अनुपात सूत्र, यानी n की n मैं निकाल कर ले आया हूँ, इस सूत्र के द्वारा मैंने n निकालना है, फिर n को मैंने यहाँ पर रखा है और उस n की मल्टीप्लाई मूल अनुपात सूत्र से करी है, जिससे मैंने आणविक सूत्र निकाल पाया हूँ। तो ये तो हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसको मैंने एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश की है, पूरा प्रयास किया है। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि ये पूरा टॉपिक आपके समझ में आया होगा। और इस टॉपिक में मैं पुनः बता दूँ कि इसमें हमने सीखा है मूल अनुपात सूत्र निकालना और मूल अनुपात सूत्र निकालने के बाद आणविक सूत्र निकालना। तो इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।